Good afternoon, students. Good afternoon, very good afternoon, all of you. क्लास जो है ऐप पर भी चल रही है। ऐप वाले बच्चे जो हैं वो मुझे एक बार कमेंट कर दें कि क्या आप मुझे प्रॉपर देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। ऐप पर शो नहीं हो रही है, ऐप पर शो हो रही है, बिल्कुल शो हो रही है। मैंने स्टार्ट भी कर दिया। ओके। हाँ, आज तो आवाज़ सही आ रही है ना, आज तो बच्चों को प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ऐप पर है, बिल्कुल ऐप पर जो है क्लास है हमारी। जो फ्री सेक्शन जो है उसके अंदर क्लास है हमारी, आप उसके अंदर देख सकते हैं। ये कौन सा बैच है? ये बैच नहीं है, सभी के लिए ओपन क्लास है। ऐप पर सभी के लिए ओपन क्लास है, सभी के लिए। क्योंकि आज हम जो है पेपर डिस्कशन करने वाले हैं कि अभी जो मेंस के एग्जाम चल रहे हैं, उस मेंस के एग्जाम में जो जीएस पेपर 3 वाला पार्ट जो था, उसमें भी हम अभी जो डिस्कस करेंगे वो एनवायरमेंट इकोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट वाला पार्ट जो है, जो बच्चों ने मुझसे पढ़ा है, जो बच्चे मेंस में थे उन्होंने मुझसे पढ़ा है डिजास्टर मैनेजमेंट वाला पार्ट, एनवायरमेंट इकोलॉजी वाला पार्ट। तो वहां पर हम देखेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने ईजी थे, क्या चीजें थी, सारी बात अभी आगे हम डिस्कशन में करने वाले हैं। तो शुरू किया जाए। ओके। ओके, चलिए तो बात करते हैं। इस साल जैसा आप जानते हैं मेंस के एग्ज़ाम जो हैं वो लास्ट सैटरडे एंड संडे को हुए थे। और अभी जिन बच्चों का ऑप्शनल पेपर है उनके आज सैटरडे और कल संडे को पेपर्स जो हैं वो कंडक्ट होने वाले हैं। तो अभी मेंस के एग्ज़ाम चल रहे हैं और उसमें आप जानते हैं कि मेंस में 4 पेपर जो हैं वो जीएस के होते हैं, जनरल स्टडीज़ के होते हैं। जीएस के पेपर्स जिनको हम कहते हैं, वो सारे जीएस के पेपर में जो पर्टिकुलर जीएस पेपर 3 वाला पार्ट है उसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जैसा आप जानते हैं जीएस पेपर 3 जो है वो 250 नंबर का पेपर होता है, 250 मार्क्स का पेपर होता है। सारे ही जीएस के पेपर, चाहे वो जीएस पेपर 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, सारे ही पेपर जो है वो 250 मार्क्स के होते हैं। और उन 250 मार्क्स में अगर हम देखें तो पर्टिकुलर ये जीएस पेपर 3 जो है इसके अंदर इकोनॉमी से क्वेश्चंस आते हैं। एग्रीकल्चर भी इसी में मैं इंक्लूड करके चल रहा हूँ, अदरवाइज कुछ यूपीएससी के पेपर में इकोनॉमी के अंदर ही, इंडियन इकोनॉमी के अंदर ही एग्रीकल्चर भी इंक्लूडेड है, यूपीएससी का जो ऑफिशियल सिलेबस हम देखते हैं उसके अंदर। तो मैं एग्रीकल्चर को भी इसी में इंक्लूड करके चल रहा हूँ। एक एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी ऐसा एक पूरा सेक्शन हमें देखने को मिलता है। एक डिजास्टर मैनेजमेंट का सेक्शन, एक लाइन लिखी हुई हमें देखने को मिलती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पूरा एक पार्ट हमें देखने को मिलता है। और इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा, ये चार पांच पार्ट जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। पांच पार्ट जो हैं वो इस पेपर के अंदर, जीएस पेपर 3 के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। पेपर का पैटर्न कैसा होता है, अगर मैं पैटर्न की बात करूं, आप में से बहुत सारे बच्चों को पेपर का पैटर्न नहीं पता होगा। देखिए 20 क्वेश्चंस आते हैं, 20 प्रश्न जो है वो आते हैं। इसमें से 10 क्वेश्चंस जो हैं, 10 क्वेश्चंस जो हैं वो 10 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल अगर आप इसको टोटल करेंगे तो टोटल जो है ये 100 मार्क्स के 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। और बाकी के 10 क्वेश्चंस जो हैं वो 15 मार्क्स के हमें देखने को मिलते हैं, 15 अंक के हमें देखने को मिलते हैं। तो टोटल अगर आप इसको करेंगे तो ये टोटल जो है वो 150 मार्क्स आपके हो जाते हैं।
तो अगर आप टोटल ऐड करेंगे तो 250 मार्क्स का ये पेपर 20 क्वेश्चंस में, ये 20 क्वेश्चंस जो हैं वो 250 मार्क्स के होते हैं। 250 अंक के हमें देखने को मिलते हैं। इन 250 अंकों में ये डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस टाइप के होते हैं। 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होते हैं, जिसमें कि आपको 150 वर्ड्स में आंसर जो है वो लिखना होता है, और 10 क्वेश्चन जो है वो 15 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल 150 मार्क्स ये और 100 मार्क्स ये, इस तरीके से आपके 250 मार्क्स टोटल आपको देखने को मिलते हैं। ओके, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। अभी बहुत सारे बच्चे लेट ज्वाइन हो रहे हैं, तो वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। ऐप पर क्लास है, बिल्कुल ऐप पर क्लास जो है वो चल रही है। जो बच्चे यूट्यूब पर कमेंट कर रहे हैं कि क्या ऐप पर क्लास चल रही है, कुछ बच्चे ऐप पर कमेंट कर रहे हैं कि क्या यूट्यूब पर क्लास चल रही है, दोनों जगह क्लास चल रही है, लाइव क्लास चल रही है, दोनों जगह चल रही है। राइट, तो इस तरीके से हमें कुछ डिस्ट्रीब्यूशन जो है मार्क्स का या क्वेश्चंस का देखने को हमें मिलता है। अब इसमें अगर हम देखें तो इस साल के जो पेपर को अगर हम देखें तो इकोनॉमी से 7 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, उसमें से एग्रीकल्चर पर ज्यादा फोकस था, एग्रीकल्चर से 3 क्वेश्चन जो है वो हमें देखने को मिले हैं। एनवायरनमेंट वाला जो पार्ट है उससे 3 क्वेश्चन जो है वो इस साल पेपर में हमें देखने को मिले हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट से कभी एक या कभी 2 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते रहे हैं, इस बार जो है 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 4 क्वेश्चन एंड इंटरनल सिक्योरिटी आंतरिक सुरक्षा से 4 क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। टोटल 20 क्वेश्चंस ये आपको देखने को मिलेंगे। टोटल 20 प्रश्न जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, जिसका कि बाइफर्केशन कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम आज का जो अभी का जो सेशन हमारा हो रहा है उसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर। ये जो 5 क्वेश्चन हैं, इन 5 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये 5 क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, कितना सिंपल था, कितना टफ था, सारी चीजें जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एनवायरनमेंट वाला जो पार्ट है, उससे जो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे वो 3 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए, एक 10 मार्क्स का 150 वर्ड्स का क्वेश्चन था, दूसरा भी 10 मार्क्स का 150 वर्ड्स का क्वेश्चन था, और एक 15 मार्क्स का 250 वर्ड्स यानी 250 शब्दों का प्रश्न जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूं कि ये कितने टफ थे, सर प्लीज बिगिनर स्टूडेंट के लिए बताएं। ये बिगिनर स्टूडेंट के लिए ही है। अगर कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो डेफिनेटली उसके लिए पेपर जो है उसे पता होना जरूरी होता है कि पेपर किस टाइप का आता है, पेपर का पैटर्न क्या होता है, पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सिलेबस क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं। वही सब कुछ मैंने बताया, कुछ अलग से रॉकेट साइंस जो है यहाँ डिस्कस नहीं किया है मैंने। ओके, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन अगर आप देखते हैं, ईच ईयर अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट मटेरियल सेल्यूलोज is deposited on the surface of planet Earth. What are the natural processes this cellulose undergoes before yielding carbon dioxide, water and other end products? बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन जो थोड़ा सा बायोलॉजी और एनवायरमेंट इकोलॉजी दोनों को इंक्लूड करके, कार्बन साइकिल को अगर आप देखेंगे या बायोलॉजी में सेल्यूलोज को अगर आप देखेंगे तो दोनों को इंक्लूड करके एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा हुआ हमें दिखाई दे रहा है। हिंदी में अगर मैं कहूँ तो पृथ्वी की सतह पर प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में वनस्पति पदार्थ, जिसका कि नाम सेल्यूलोज है, जमा हो जाता है। यह सेल्यूलोज किन प्राकृतिक प्रक्रियाओं से गुजरता है जिससे कि वह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा अन्य अंत्य उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है? 150 शब्दों में उत्तर देना है, 150 वर्ड्स में उत्तर देना है, और 10 मार्क्स का क्वेश्चन हमें ये देखने को मिल रहा है। ऐप पर क्लास हो रही है, जो बच्चे अभी भी कह रहे हैं कि ऐप पर क्लास नहीं हो रही है, ऐप पर क्लास हो रही है। 15 मार्क वाला कितने वर्ड्स लिखने होते हैं? 250 वर्ड्स। 15 शब्दों का, सॉरी 15 अंकों का जो क्वेश्चन होता है वो 250 वर्ड्स में हमें लिखना होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर
सेल्यूलोज के बारे में इंफॉर्मेशन जो है जनरली हम एनवायरमेंट इकोलॉजी के अंदर नहीं पढ़ते हैं। सेल्यूलोज के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो जनरली हम साइंस वाला जो पार्ट है उसमें भी बायोलॉजी वाला जो पार्ट है वहां पर हम पढ़ते हैं। हम जनरली पढ़ते हैं कि एक एनिमल सेल होती है, जंतु कोशिका होती है, एक प्लांट सेल होती है, पादप कोशिका होती है। उसमें जो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में जो मेजर डिफरेंस आता है, प्रमुख अंतर जो आता है, वहां पर होता है सेल्यूलोज की प्रेजेंस। जो प्लांट सेल होता है, पादप कोशिका जो होती है, उसके अंदर सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, सेल्यूलोज उपस्थित होता है। अगर मैं एक सेल का स्ट्रक्चर जो है वो बनाऊं तो कुछ सेल का स्ट्रक्चर अगर ऐसा है तो इसका जो बाहर वाला जो पार्ट है, बाहर वाला जो पार्ट है, यहां पर हमें सेल्यूलोज की एक लेयर जो है वो देखने को मिलती है। सेल्यूलोज की परत हमें देखने को मिलती है और ये सेल्यूलोज जो है वो कठोरता प्रदान करता है। मेन जो प्लांट सेल में और एनिमल सेल में जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है कि एनिमल सेल जो है, पादपों सॉरी जंतुओं की कोशिका जो है उनके अंदर रिजिडिटी नहीं होती। जैसे कि हम हैं, हम भी एक जंतु है तो हम हाथ पांव हिला पा रहे हैं, गर्दन हिला पा रहे हैं, मुंह बोल पा रहे हैं, सारा शरीर जो है वो हिल पाता है हमारा, बिकॉज हमारे अंदर सेल्यूलोज नहीं होता है। प्लांट्स नहीं हिल पाते हैं, वो रिजिड होते हैं, वो कठोर प्रकृति के होते हैं, प्रवृत्ति के होते हैं। उसके पीछे का कारण होता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो है उनके अंदर प्रेजेंट होता है और उसी सेल्यूलोज की वजह से हमें ऐसा देखने को मिलता है। तो ये हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन जो है उसको बायोलॉजी और एनवायरनमेंट दोनों को थोड़ा सा मिक्स करके पूछ लिया कि हर साल पृथ्वी की जो सरफेस है, प्लेनेट अर्थ जो है, पृथ्वी नाम का ग्रह जो है, उस पर प्रति वर्ष सेल्यूलोज जो इकट्ठा होता है, सेल्यूलोज जो जमा होता है, उसका कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, वाटर के रूप में और कुछ एंड प्रोडक्ट्स जो बनते हैं, अंत्य उत्पाद जो बनते हैं, उनके रूप में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। और वो भी यहां पर सीधा सीधा वर्ड यूज किया गया है, नेचुरल प्रोसेसेस, प्राकृतिक प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं जिनसे कि ये प्रोसेस होता है। तो वो सेल्यूलोज पाया जाता है। हमें सेल्यूलोज का इंट्रोडक्शन लिखने के लिए 1 या 2 लाइन की जरूरत है, इससे ज्यादा हमें सेल्यूलोज के बारे में लिखने की जरूरत नहीं है। अब जो मेन मुद्दा है, जो मेन क्वेश्चन है, क्वेश्चन की जो डिमांड है वो यही है कि किस प्रकार से यह सेल्यूलोज जो है वो स्ट्रेटेजी एंड डाउट क्लास वाले सेक्शन में जाइए। यूट्यूब पर फालतू में हंगामा मत करिए, क्लास जो है वो चल रही है आपकी ऐप पर। स्ट्रेटेजी एंड डाउट क्लास वाला जो सेक्शन है उसके अंदर सारी क्लासेस जो है वो फ्री आपको अवेलेबल होती है, उसी के अंदर ये क्लास जो है वो भी चल रही है। क्लास को डिस्टर्ब नहीं करें। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में कैसे आएगा, उसके बाद वाटर की फॉर्म में कैसे आएगा, और जो दूसरे प्रोडक्ट्स बनते हैं सेल्यूलोज के वो कैसे बनते हैं, यही क्वेश्चन की डिमांड है और यही हमें बताना है। तो सेल्यूलोज का इंट्रोडक्शन हम लिख लेंगे 1 से 2 लाइन के अंदर, और उसके बाद फिर हम सेल्यूलोज का अपघटन जो है वो कैसे होगा, सेल्यूलोज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कैसे आएगा, उसके बारे में हम बताएंगे। तो सेल्यूलोज जो है सबसे पहला जो तरीका हो सकता है जो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में इसको लाने का हो सकता है, हम इसको जला दें। जितनी भी लकड़ी है, जितनी भी लकड़ी हम देख रहे हैं सेल्यूलोज के अंदर बेसिकली जो रिजिड स्ट्रक्चर है, जैसा मैंने आपको बताया, कठोरता जो है पेड़ के अंदर, जो कठोरता है वो सेल्यूलोज की वजह से है। आउटर वॉल जो है, बाहरी भित्ति जो है वो सेल्यूलोज से बनी होती है, इसी वजह से उनके अंदर कठोरता, रिजिडिटी हमें देखने को मिलती है। तो वो कठोर लकड़ी जो है उस लकड़ी को आप जलाएंगे, कंबशन जिसे हम कहते हैं, दहन जिसे हम कहते हैं हिंदी में, वो दहन या कंबशन वाला प्रोसेस एक प्राकृतिक प्रोसेस जो है वो हमारा हो जाता है, जिसके द्वारा क्या होगा, अंदर जो कार्बन की लंबी चेन प्रेजेंट है, सेल्यूलोज जो है वो कार्बन की एक लंबी चेन है, उस लंबी चेन को तोड़ करके, ब्रेक करके, उसके साथ में ऑक्सीडेशन जो है, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन का जुड़ाव जो है, कार्बन जो प्रेजेंट है, जो लंबी कार्बन चेन के रूप में प्रेजेंट है, इसको तोड़ करके कार्बन और ऑक्सीजन जो है इन दोनों के रिएक्शन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनेगी, नेचुरली बनेगी, प्राकृतिक रूप से बनेगी। और दहन, कंबस्शन इसमें एक बड़ा रोल बना निभाएगा। ये सारे बॉन्ड्स तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी जो है वो कहाँ से मिलेगी, कार्बन से, सॉरी दहन जो है, कंबस्शन जो है, वहां पर जो हीट जनरेट हो रही है उस हीट से ये एनर्जी मिलेगी कि ये सारे बॉन्ड्स जो है वो टूटेंगे और इन सारे बॉन्ड्स को फिर से ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोडक्ट के रूप में, उत्पाद के रूप में हमें देखने को मिलेगी। एक तरीका जो है प्राकृतिक रूप से, एक तरीका जो है वो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है। दूसरा तरीका यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, डीकम्पोजिशन।
पहला जो तरीका है दैट इज कंबशन, दहन हिंदी में जिसे हम कहते हैं। दूसरा जो तरीका है दैट इज डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन या हिंदी में जिसे हम कहते हैं अपघटन। लकड़ी अगर पड़ी है या पेड़ अगर पड़ा है, वो डेड हो गया है, मर गया है, उसके बाद में ऐसी पड़ी हुई है लकड़ी या जो कुछ भी हम देख रहे हैं, उसका डीकम्पोजिशन होगा, वो अलग 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 टुकड़ों में जो है टूटता जाएगा। वही अगेन प्रोसेस वही है, कार्बन की जो एक लंबी चेन है वो धीरे 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 जिसको हम कॉम्प्लेक्स चेन कहते हैं, एक जटिल संरचना है कार्बन की, एक कॉम्प्लेक्स चेन है। ये कॉम्प्लेक्स चेन जटिल संरचना जो है वो आसान संरचनाओं के रूप में, इजी स्ट्रक्चर्स के रूप में निकल करके आएगी, और उसमें भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो देखने को मिलेगी। प्राकृतिक रूप से ये प्रोसेस जो है वो भी चलता रहता है। प्राकृतिक रूप से डिकम्पोजिशन, अपघटन हमेशा चलता रहता है। डिकम्पोजर्स जो हैं, अपघटक जो हैं, वो प्रेजेंट होते हैं और काम जो है वो चलता रहता है। राइट। नेक्स्ट, तीसरा जो नेचुरल प्रोसेस हमें देखने को मिलता है दैट इज फूड, भोजन। आप भोजन जब करेंगे, मतलब जो प्लांट्स को खाते हैं, जैसे कि हम भी खाते हैं, इसके अलावा जो एनिमल्स जितने भी होते हैं, जैसे खास तौर से चरने वाले कैटल्स जो होते हैं, गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, ऊंट हो गया, घोड़ा, गधा, ये सब जो जानवर होते हैं जो जनरली घास चरते हैं या पेड़ों को खाते हैं, उनके अंदर सेल्यूलोज ऑटोमेटिकली एंटर होता है। सेल्यूलोज जो है, जो प्लांट में प्रेजेंट है, उस प्लांट को अगर ये खा गए हैं तो प्लांट के द्वारा इनके शरीर के अंदर चला गया है। अंदर डाइजेशन होगा, पाचन होगा, और पाचन की प्रक्रिया के तहत, क्योंकि मैं कई बार बच्चों को ये पढ़ाता हूँ कि जहां पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है, एनएरोबिक कंडीशंस जहां हमें देखने को मिलती है, वहां पर जो है वो अगर छोटे पार्ट में टूटता है तो वो मीथेन के रूप में टूट जाता है। तो हमें पशुओं के अंदर, पशुओं के पेट के अंदर, पशुओं का जो मल होता है, जो एक्सक्रीटा होता है, उसके अंदर मीथेन की प्रेजेंस बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। और ये मीथेन जो है वो कम ऑक्सीजन, पेट के अंदर ऑक्सीजन जो है कम मात्रा में प्रेजेंट होती है, इस वजह से ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ में एसोसिएट नहीं हो पाती है। हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के साथ एसोसिएट हो जाती है, क्योंकि कार्बन जो है वो हाइड्रोकार्बन के रूप में ही प्रेजेंट है, जहां पर भी सेल्यूलोज की फॉर्म में भी है तो हाइड्रोकार्बन के रूप में प्रेजेंट है। तो कार्बन के पास में हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी अच्छी खासी है, तो कार्बन हाइड्रोजन से एसोसिएट होकर के, जुड़ करके मीथेन गैस जो है वो बना लेता है। और ये मीथेन गैस हमें एक्सक्रीटा के अंदर, जो मल मूत्र गोबर जो होता है गायों का, भैंसों का, घोड़ों का, गधों का, इन सब के अंदर से मीथेन गैस जो है, मीथेन का एक नेचुरल सोर्स, हमारा एक बड़ा सोर्स जो है वो कैटल एक्सक्रीटा होता है, पशुओं का मल मूत्र जो है उसके अंदर हमें देखने को मिलता है मीथेन निकलती हुई। तो एक और तरीका, कार्बन जो है मीथेन की फॉर्म में आएगा, और मीथेन आगे चल के ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बना लेगी, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगी। इस तरीके की कुछ रिएक्शंस जो है वो हमें देखने को मिल जाएंगी। अगेन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस तरीके से फूड के रूप में, भोजन के रूप में, या डाइजेशन के द्वारा, पाचन के द्वारा हमें परिवर्तित होता हुआ दिखाई देता है। किसके रूप में? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में परिवर्तित होता दिखाई देता है। हाँ, डेड बॉडी से भी CH4 निकलती है, अगर वहां पर ऑक्सीजन की कमी है तो। कोई डेड बॉडी जो है पानी के अंदर सड़ रही है, तो पानी के अंदर जब वो सड़ेगी तो डेफिनेटली उसके वहां पर ऑक्सीजन की कमी होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन करके कार्बन जो है हाइड्रोजन से एसोसिएट होकर के मीथेन गैस फॉर्म करता हुआ, निर्माण करता हुआ हमें दिखाई देगा। जहां ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है वहां कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ जाता है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हवा जहां पर प्रॉपर मात्रा में, भरपूर मात्रा में हवा उपस्थित है, तो वहां पर हमें कार्बन ऑक्सीजन से एसोसिएट होकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाता हुआ, या अगर ऑक्सीजन कम मात्रा में भी उपलब्ध है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता हुआ दिखाई देता है। ठीक है। चलिए,
तो ये प्रोसेस जो क्वेश्चन की डिमांड है वो क्वेश्चन यही कहना चाह रहा है कि हर साल प्लांट मटेरियल सेल्यूलोज जो है पृथ्वी पर इकट्ठा होता है। पृथ्वी पर इकट्ठा कैसे होता है, वैसे इस क्वेश्चन की डिमांड नहीं है कि कैसे इकट्ठा होता है, लेकिन फिर भी अगर हमसे पूछा जाए कि कैसे होता है, मान लीजिए इस क्वेश्चन में ये भी पूछा गया होता, तो सेल्यूलोज जो है फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया चलती है उसके तहत सेल्यूलोज का फॉर्मेशन, सेल्यूलोज का निर्माण जो है, ग्लूकोज का निर्माण जो है वो हमें देखने को मिलता है और उसी ग्लूकोज से सेल्यूलोज जो है वो बनता हुआ हमें दिखाई देता है। तो नेचुरल प्रोसेस वो चलता रहता है सेल्यूलोज के बनने में। इन्होंने साफ साफ लिख दिया कि प्रतिवर्ष बहुत सारा सेल्यूलोज जमा होता रहता है। कारण नहीं पूछा है तो हमें भी कारणों में जाने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन की डिमांड नहीं है। क्वेश्चन की डिमांड यह है कि ये सेल्यूलोज किन प्राकृतिक प्रक्रियाओं से गुजरता है, कौन कौन से नेचुरल प्रोसेस होते हैं जिनसे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, ये क्वेश्चन की डिमांड है। और ये क्वेश्चन जो है वो हमें यहाँ पर आंसर के अंदर लिखना था। ज्यादा बड़ा नहीं है, 150 वर्ड से हम 3 का सेल्यूलोज की डेफिनेशन लिखेंगे। सेल्यूलोज जो है वो 3 तरीकों से हमें कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देता है। इन 3 तरीकों को एक्सप्लेन करेंगे। अगर हमें कहीं डायग्राम बनाने की जरूरत है तो डायग्राम बनाएंगे, प्लस रिएक्शंस जो हमें लिखने की जरूरत है वो रिएक्शंस हम लिखेंगे। हमारे जो 150 वर्ड्स जो क्वेश्चन की डिमांड है वो आसानी से पूरे होंगे और हम डेफिनेटली हमारी आंसर राइटिंग स्किल जो है वो बहुत बड़ा रोल यहाँ पर प्ले करेगी, क्योंकि ये प्रोसेस लगभग सबको पता है, जिन्होंने भी एनवायरमेंट इकोलॉजी बायोलॉजी पढ़ी है यूपीएससी की प्रिपरेशन में सबको पता है। तो आप कितना अच्छे से उसको प्रेजेंट कर पाएंगे, कितना अच्छे से किन पॉइंट्स को आप वहां पर इनकलकेट कर पाएंगे, वो आपके आंसर जो है, आपके मार्क्स जो है उसी अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन जो है काफी सिंपल था, बस यहाँ पर बायोलॉजी और एनवायरमेंट इकोलॉजी दोनों को थोड़ा सा मर्ज करके क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया गया है। 10th में पढ़े थे, बिल्कुल 10th क्लास में आप लोग ये सारी चीजें जो है पढ़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस इन डिटेल द फोटोकेमिकल स्मोक एम्फसाइजिंग इट्स फॉर्मेशन, इफेक्ट्स एंड मिटिगेशन, एक्सप्लेन द 1999 गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल। हिंदी में देखेंगे, इसके निर्माण, प्रभाव और शमन को महत्व देते हुए फोटोकेमिकल स्मोक की विस्तार पूर्वक चर्चा करिए। 1999 के गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल को समझाइए। अब यहाँ पर देखिए, स्मोक जो है आप जानते हैं कि 2 टाइप के हमें देखने को मिलते हैं और स्मोक से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने पूछ लिया है, पहले भी पूछे गए हैं, फिर से पूछा है। तो यहाँ तक अगर आप यहाँ तक देखें तो ये क्वेश्चन जो है वो काफी सिंपल आपको दिखाई देगा, लेकिन साथ में उन्होंने एक नया प्रोटोकॉल पूछ लिया जो जनरली हम जीएस की प्रिपरेशन में नहीं पढ़ते हैं या कहीं करंट अफेयर्स में हमें देखने को मिल जाए, अदरवाइज हम इस प्रोटोकॉल को नहीं पढ़ते हैं। और वो प्रोटोकॉल इन्होंने पूछ लिया, एक्सप्लेन दी 1999 गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल। गोथेनबर्ग एक शहर है स्वीडन देश के अंदर, उस शहर में एक प्रोटोकॉल हुआ था 1999 में, उस पर क्वेश्चन जो है यहाँ पर यूपीएससी ने पूछ लिया। तो क्वेश्चन मैं कहूंगा एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, मध्यम दर्जे का क्वेश्चन है, जहां पर पहला पार्ट जो है वो काफी इजी है, दूसरा पार्ट जो है वो टफ पार्ट हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल जनरली कोई नहीं पढ़ता है या हम जीएस की प्रिपरेशन में कभी देखते नहीं है इस प्रोटोकॉल को। तो अब देखिए, वही फोटोकेमिकल स्मोक जो है उसके बारे में बात की गई है। फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में हमें बताना पड़ेगा कि लॉस एंजलिस में सबसे पहले देखा गया था, इसलिए इसको लॉस एंजलिस स्मोक के नाम से भी जाना जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लॉस एंजलिस नाम का शहर है, वहां पर हमें सबसे पहले ये देखने को मिला था। वहां पर क्यों देखने को मिला था, क्योंकि वहां पर एरो स्पेस इंडस्ट्री जो है, वायुयान उद्योग जो है वो काफी ज्यादा विकसित है। वायुयान से जो एमिशन होता है, जो उत्सर्जन होता है, वो नाइट्रोजन का हमें ज्यादा देखने को मिलता है। और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं, वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की प्रेजेंस में पेन परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जिसको हम कहते हैं, पेन जिसे हम कहते हैं परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, वो परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो है वो बनाते हैं और उसकी वजह से चारों तरफ स्मोक जो है, धुआं धुआं कोहरा कोहरा सा छाया हुआ, धुआं और कोहरा, स्मोक की स्थिति क्या होती है, स्मोक प्लस फोग, जो कोहरा और धुआं दोनों को मिला दिया जाए तो स्मोक कहलाता है। तो वैसी स्मोक वाली स्थितियां जो है वो हमें देखने को मिलती है। अब इन्होंने 3 पॉइंट इसके बारे में पूछे, देखिए साफ साफ इन्होंने बहुत क्लियरली क्वेश्चन पूछा है, इन 3 चीजों पर आपको फोकस करना है। हिंदी में भी लिखा है, इसका निर्माण कैसे होता है बताइए, इसका प्रभाव क्या होता है बताइए, और इसका शमन कैसे होगा। इन तीनों को महत्व देते हुए मतलब इन तीनों चीजों पर फोकस करते हुए आपको फोटोकेमिकल स्मोक की विस्तार पूर्वक चर्चा करनी है। क्वेश्चन की डिमांड यही है। इंग्लिश में भी अगर आप देखेंगे तो एम्फेसाइजिंग इट्स फॉर्मेशन, इफेक्ट्स एंड मिटिगेशन, इसका फॉर्मेशन कैसे होगा इसको एम्फेसाइज करिए, इफेक्ट्स क्या क्या है, प्रभाव क्या क्या है उनको बताइए,
और मिटिगेशन कैसे होगा, इसकी समाप्ति कैसे होगी, ये आप बताइए। इन 3 चीजों पर फोकस करते हुए इस चीज के बारे में, इस फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में डिस्कशन आप करिए और साथ ही इस प्रोटोकॉल को भी बताइए। तो ये क्वेश्चन की डिमांड है। साफ साफ हमें वर्ड्स को समझना होगा, क्वेश्चन के डिमांड को समझना होगा कि क्वेश्चन चाह क्या रहा है। ऐसा नहीं कि हाँ सर हमें फोटोकेमिकल स्मोक दिख गया, बाकी तो हमें कुछ पता था नहीं या बाकी हमने फोकस किया नहीं, बस फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में जो कुछ आता था, जैसा कि हम जनरली यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में करते हैं कि बस सर वर्ड दिख जाना चाहिए, बाकी तो हमें जो कुछ आता है हमारे हिसाब से हम वहां पर लिख करके आ जाते हैं, वो नहीं करना था यहाँ पर। यहाँ जो क्वेश्चन की डिमांड है कि इन 3 चीजों पर फोकस करिए, तो इन 3 चीजों के बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो निर्माण कैसे होता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, वो सनलाइट की प्रेजेंस में, प्रकाश की उपलब्धता में, सूर्य का जो प्रकाश होता है उसकी उपलब्धता के अंदर केमिकल रिएक्शन करके, रासायनिक अभिक्रिया करके परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो है वो बनाते हुए हमें दिखाई देते हैं, और उस परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट पैन जिसको शॉर्ट में कहते हैं, उसकी वजह से स्मॉग जैसी स्थितियां बन जाती है। तो निर्माण हमने बता दिया। इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, दम घोटूपन, सफोकेशन जैसी स्थितियां वो हमें देखने को मिलती हैं। विजिबिलिटी कम हो जाती है, बहुत दूर तक हम नहीं देख पाते हैं। इसके अलावा स्किन पर भी, शरीर की जो चमड़ी है उसके ऊपर भी इसके कुछ बुरे प्रभाव जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। पल्मोनरी डिजीज जो होती है, श्वास संबंधी बीमारियां जो होती हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। ऐसे कुछ इफेक्ट्स, प्रभाव जो हैं वो हम दिखा देंगे। और उसके बाद मिटिगेशन, शमन कैसे होगा, खत्म कैसे होगा, ये समाप्त कैसे होगा, समाप्त कैसे होगा, वो हमें देखना होगा। तो समाप्ति की जब हम बात करते हैं तो देखिए ये बना किसकी वजह से है, या तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड या सनलाइट, ये दोनों जब मिक्स हुए हैं तब जाकर के परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट का फॉर्मेशन हुआ है। इन दोनों में से किसी एक की सप्लाई बंद हो जाए तो ये समाप्त हो जाएगा, यानी या तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स वहां से खत्म हो जाए, उस शहर के अंदर जहां पर भी ये स्मॉग बन रहा है वहां से नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वो खत्म हो जाए, या सनलाइट खत्म हो जाए, यानी रात का समय, नाइट टाइम जो होगा तब हमें ये खत्म होता हुआ दिखाई दे सकता है। कुछ दिनों तक मेंटेन रहता है, जहां जहां भी बना है, लॉस एंजलिस में कई दिनों तक मेंटेन रहा था, और भी जहां जहां जिस जिस शहर में हमें देखने को मिला है वहां वहां हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जनरली नाइट टाइम में ये खत्म हो जाता है, रात्रि के समय ये समाप्त हो जाता है, क्योंकि रात में सनलाइट की प्रेजेंस नहीं रहती है, इस वजह से ये खत्म हो जाता है। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो हैं उनको अगर खत्म कर दिया जाए, वहां पर जितने भी प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में, उनको खत्म कर दिया जाए तो हमारा काम हो जाएगा, स्मॉग का मिटिगेशन हो जाएगा। ये हमें यहाँ पर लिखना है, बताना है, आंसर के अंदर लिखना है। और अगर बात करें, अब यहाँ पर इन्होंने एक और चीज ऐड करी है, दैट इज द गोथनबर्ग प्रोटोकॉल। जैसा मैंने आपको बताया स्वीडन के अंदर गोथनबर्ग प्रोटोकॉल जो है वो हुआ था 1999 के अंदर, और इस गोथनबर्ग प्रोटोकॉल का नाम ही है प्रोटोकॉल टू अबेट एसिडिफिकेशन, अम्लीकरण जो होता है उसको कम करना, एसिडिफिकेशन, यूट्रोफिकेशन एंड ग्राउंड लेवल ओजोन। एसिडिफिकेशन, जो अम्लीयकरण बढ़ रहा है, जो महासागरों के अंदर अम्लों की मात्रा बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति बढ़ रही है, जिसकी वजह से कार्बोनिक एसिड बन रहा है, और उस कार्बोनिक एसिड की वजह से महासागर जो है वो अम्लीय होते जा रहे हैं, उनका पीएच जो है वो कम होता जा रहा है, एसिडिक टाइप के होते चले जा रहे हैं। तो अंदर की लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होती जा रही है, अंदर का जो जीवन है महासागरों के अंदर का वो खत्म होता जा रहा है, उसको कम करना, एसिडिफिकेशन को कम करना, अवॉइड करना। दूसरा, ग्राउंड लेवल ओजोन जो है, सतह पर जो ओजोन बन जाती है, देखिए ओजोन जो है हमारी जब स्ट्रेटोस्फियर मीजोस्फियर वाली लेयर में जब हमें देखने को मिलती है वहां हमारे लिए अच्छी है कि वो अल्ट्रावायलेट रेज को रोक लेती है, अल्ट्रावायलेट जो हानिकारक किरणें होती, पराबैंगनी किरणें, उनको सतह तक नहीं आने देती है, सरफेस तक नहीं आने देती है, सब कुछ अच्छा अच्छा हमारे लिए चलता रहता है। लेकिन वही ओजोन अगर सरफेस पर बन जाए, सतह पर बन जाए, तो हमारे लिए घातक स्थितियां पैदा कर देती है, घातक स्थितियां जो है वो लेकर के आ जाती हैं। तो घातक स्थितियां ना बने, वो ओजोन जो है वो सरफेस पर ना बने, उसके लिए ये प्रोटोकॉल जो है वो डिसाइड किया गया था। और इसके अलावा इसको यूट्रोफिकेशन, सुपोषणीकरण जिसे हम कहते हैं, उसके लिए भी डिफाइन किया गया था कि जितने भी जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऐसे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, वो पोषक तत्व किसी वाटर बॉडी के अंदर, जल निकाय के अंदर जाकर के मिल जाते हैं, और वहां पर कुछ ज्यादा ही मात्रा में जो जीव जंतु हैं वो ज्यादा विकसित हो जाते हैं, ज्यादा विकसित हो जाते हैं, तो ऑक्सीजन की जो डिमांड है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और अवेलेबल ऑक्सीजन जो है वो काफी कम हो जाती है। तो वो झील का जो इकोसिस्टम है, उस लेक का, उस रिवर का जो इकोसिस्टम में पारिस्थितिकी तंत्र है वो काफी ज्यादा
डाउन हो जाता है या खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है। ऐसी स्थितियां हमें देखने को मिलती हैं। वो झील के अंदर फिर कुछ नहीं देखने को मिलता हमें, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े मछली वछली कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। उसका कारण होता है यूट्रोफिकेशन। और यूट्रोफिकेशन के पीछे के कारण क्या होते हैं? इंडस्ट्रीज से निकलने वाले जो एफ्लुएंट्स होते हैं, जो अपशिष्ट निकलते हैं उद्योगों से, वो पानी में जाकर के मिल करके किसी झील में चले जाते हैं। या एग्रीकल्चर वेस्ट जो होता है, जो हमारा कृषि से निकलने वाले जो अपशिष्ट होते हैं, वो अपशिष्ट एग्रीकल्चर वेस्ट जो है वो सॉइल में मिल करके, सॉइल के अंदर से लीचिंग होकर के, निक्षालन होकर के पानी के अंदर मिल जाते हैं, और पानी के अंदर डिसॉल्व होकर के फिर किसी वाटर बॉडी के अंदर, जल निकाय के अंदर पहुंच जाते हैं, और वहां पर हमें यूट्रोफिकेशन देखने को मिलता है। तो इन तीनों चीजों को कंट्रोल करने के लिए, एसिडिफिकेशन, यूट्रोफिकेशन एंड ग्राउंड लेवल ओजोन को कम करने के लिए या अबेट करने के लिए, खत्म करने के लिए, एक प्रोटोकॉल जो है वो लाया गया था गोथेनबर्ग नाम के शहर में। स्वीडन के अंदर ये एक शहर है गोथेनबर्ग, वहां पर 1999 के अंदर लाया गया था। ये हमें कुछ पॉइंट्स जो हैं इसके बारे में यहाँ पर लिखने रहेंगे, ताकि हम, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 150 वर्ड्स का ही क्वेश्चन है, तो हम आसानी से इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, दिखा पाएंगे। राइट तमिलनाडु हिस्ट्री एंड एनसीईआरटी की क्लास क्यों नहीं हो रही है? तमिलनाडु हिस्ट्री एंड एनसीईआरटी की क्लास जो है वो ओजांग सर लेते हैं, और ओजांग सर की क्लासेस मंडे टू थर्सडे ही चलती है। फ्राइडे सैटरडे को ओजांग सर की क्लासेस जो है वो चलती नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मंडे टू थर्सडे जो है ओजांग सर की क्लासेस चलती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, क्वेश्चन की डिमांड देख लीजिए, 250 वर्ड्स की है, 15 मार्क्स का है, ज्यादा लिखना है हमें। और कह क्या रहा है? डिस्कस ग्लोबल वार्मिंग एंड मेंशन इट्स इफेक्ट ऑन द ग्लोबल क्लाइमेट, एक्सप्लेन द कंट्रोल मेजर्स टू ब्रिंग डाउन द लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस विच कॉज ग्लोबल वार्मिंग इन द लाइट ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल 1997। ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापन की चर्चा कीजिए और वैश्विक जलवायु पर इसके प्रभावों का उल्लेख कीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के आलोक में ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनने वाली ग्रीन हाउस गैसों के स्तर को कम करने के लिए नियंत्रण उपायों को समझाइए। देखिए, ये अपने आप में एक लंबा चौड़ा टॉपिक है, मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल में तो आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि मैं क्लास में डिस्कस करता हूँ। ये अपने आप में ग्लोबल वार्मिंग जो है वो 3-4 क्लासेस का टॉपिक होता है, और फिर उसके अंदर हम क्योटो प्रोटोकॉल और ये सारी चीजें जो है वो डिस्कस करते हैं। बट शॉर्ट में थोड़ी सी बात इसके बारे में भी कर लेते हैं, क्योंकि काफी सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, ये कैसे होता है, क्या होता है क्योटो प्रोटोकॉल, ये सारी चीजें पहली बार सुन रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन का मतलब होता है बेसिकली हमारा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, हरित ग्रह प्रभाव जो होता है, जिसके अंदर हमारा एटमॉस्फेयर कुछ इस तरीके से बिहेव करता है। मैं शॉर्ट में सारी कहानी सुना रहा हूँ। जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल जो है वो कुछ इस तरीके से बिहेव करता है कि सन से आने वाली जो स्मॉल वेव्स होती है, लघु तरंगे जो होती हैं, उनके लिए पारगम्य होता है, यानी स्मॉल वेव्स जो है वो सरफेस तक आ जाती हैं, पृथ्वी की सतह तक आ जाती हैं। लेकिन जब पृथ्वी रात को ठंडी होती है, तो पृथ्वी से निकलने वाली जो लॉन्ग वेव्स होती हैं, दीर्घ तरंगे जो होती हैं, वो दीर्घ तरंगे लॉन्ग वेव्स जो हैं वो वापस बाहर की तरफ नहीं जा पाती। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो उनको रोक करके रख लेता है, और बाहर नहीं जा पाती। बाहर नहीं जा पाती तो फिर हमारी पृथ्वी जो है वो गर्म बनी रहती है। ये हमारी अर्थ पर लाइफ के लिए कंपलसरी है। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो, हरित ग्रह प्रभाव ना हो, तो पृथ्वी पर जीवन हमें देखने को ना मिले, मतलब जरूरी है। लेकिन अब वो हो क्या रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की जो मात्रा है वो अब थोड़ी ज्यादा हो गई है। जिन गैसों की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जैसे कि मीथेन, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि ओजोन, ऐसी कुछ गैसेस जो होती हैं वो लॉन्ग वेव्स को बाहर जाने से रोकती हैं। अब एटमॉस्फेयर में इनकी मात्रा बढ़ रही है, मीथेन की मात्रा बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। इसकी वजह से लॉन्ग वेव्स कुछ ज्यादा ही रुक जाती हैं, जितनी पहले नहीं रुकती थी। मतलब पहले काफी सारी तो बाहर एमिट हो जाती थी, कुछ रुक जाती थी, जिसकी वजह से पृथ्वी गर्म बनी रहती थी। जैसे अगर मैं बात करूं मरकरी की, बुध ग्रह की, तो बुध ग्रह जो है वो दिन में 600 डिग्री सेल्सियस और रात को -400 डिग्री सेल्सियस
ठंडा हो जाता है, इतना ज्यादा टेम्परेचर वेरिएशन आ जाता है वहां पर। उसके पीछे का कारण है वहां पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी नहीं है। पृथ्वी के ऊपर ग्रीन हाउस इफेक्ट है, तो हम डे और नाइट का जो टेम्परेचर वेरिएशन होता है वो 5 डिग्री से लेकर 15 डिग्री तक हम देखते हैं, इससे ज्यादा वेरिएशन हमें देखने को नहीं मिलता। बुध ग्रह जो है, मरकरी ग्रह जो है, उस पर एक दिन का 1000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है, तो वहां पर जीवन संभव हो ही नहीं पाता। तो पृथ्वी पर भी ग्लोबल वार्मिंग, ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये जरूरी है। लेकिन उस ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो प्रभाव है, इफेक्ट जो है, वो अब थोड़ा बढ़ गया है। गैसों की मात्रा, जिन वजहों से, जिन कारणों से, जिन गैसेस की प्रेजेंस की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, वो गैसों की मात्रा बढ़ गई है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट और ज्यादा प्रबल हो गया है और ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। अब ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, हमारे यहाँ की जो अर्थ का जो टेम्परेचर है, ओवरऑल जो एवरेज टेम्परेचर है, वो बढ़ रहा है, और वो बढ़ना ही कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। जो वर्ड आप यहाँ पर देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग या हिंदी में वैश्विक तापन, ये वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग जो है, इसको किस प्रकार से, इसको जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो ज्यादा स्ट्रांग होने की वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग हमें देखने को मिल रही है। ग्लोबल वार्मिंग अगर हो रही है तो इसकी वजह से ग्लोबल क्लाइमेट पर क्या इफेक्ट आ रहे हैं, क्वेश्चन की डिमांड ये है, ग्लोबल वार्मिंग को बताइए, और इससे क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, इफेक्ट क्या आ रहे हैं, इसको भी बताइए। ठीक है, तो इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो देखिए, वैश्विक तापन बढ़ रहा है, तो पृथ्वी जो है वो गर्म हो रही है, तो हमारी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जलवायु स्थितियां जो हैं वो बिगड़ रही हैं। कहीं हमें डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण जो है वो देखने को मिल रहा है, तो कहीं हमें अतिवृष्टि, ज्यादा बारिश जो है वो हमें देखने को मिल रही है। जहाँ पर डेजर्ट्स बढ़ रहे हैं वहाँ पर लाइफ जो है वो कम होती जा रही है, और जहाँ पर अतिवृष्टि देखने को मिल रही है वहाँ और अलग टाइप की नेचुरल कैलेमिटीज हमें देखने को मिल रही है, जैसे कि फ्लड्स की कंडीशन बार बार हमें देखने को मिल रही है, बाढ़ की स्थितियां बार बार देखने को मिल रही है, कुछ जगहों पर बार बार सूखा देखने को मिल रहा है। साइक्लोन्स जो है, नंबर ऑफ साइक्लोन्स जो है वो ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, चक्रवातों की संख्या बढ़ती जा रही है, इन्वेजिव स्पीशीज जो हैं, आक्रामक प्रजातियां जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे इफेक्ट जो हैं, बहुत सारे प्रभाव जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। उन सारे प्रभावों को हमें यहाँ बताना है। साथ ही देखिए, क्वेश्चन आधा ही निपटा है अभी तक, यहाँ तक क्या हुआ है, आधा ही निपटा है। अब क्या बताना है, एक्सप्लेन द कंट्रोल measures to bring down the level of greenhouse gases with which cause global warming in the light of Kyoto Protocol 1997। क्योटो प्रोटोकॉल जो है, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो नाम का एक शहर है जापान के अंदर, वहां पर हुआ था 1997 में। ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, वैश्विक तापन जो हो रहा है, उसमें जो जिन गैसेस का रोल ज्यादा है, ज्यादा बड़ा भूमिका जो है वो निभा रहे हैं, उन गैसों का किस तरीके से प्रभाव को कम किया जाए, या उन गैसों की उपस्थिति को किस प्रकार से कम किया जाए, इसके ऊपर ये प्रोटोकॉल लाया गया था। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं वो यहाँ हमें लिखने रहेंगे, और 250 वर्ड्स का क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली हम 150 वर्ड्स के आसपास जो है वो ग्लोबल वार्मिंग और उसके प्रभाव के बारे में लिख लेंगे। बाकी के जो 100 वर्ड्स बचे हैं उसमें हम क्योटो प्रोटोकॉल, उसकी वजह से क्या क्या प्रभाव हमें देखने को मिले, क्या क्या तरीके अपनाए गए हैं, उन सबको हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इस तरीके से हमारा आंसर जो है वो पूरा हो जाएगा। राइट? चलिए, तो ये 3 क्वेश्चन जो है वो एनवायरमेंट इकोलॉजी के थे, जिनको हमने देखा कि क्या अप्रोच हमारी होनी चाहिए थी। वर्ड्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, शब्दों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो शब्द क्या कह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर लिखना होगा। डेफिनेटली हमारा नॉलेज तो यहाँ पर काम करेगा ही करेगा, लेकिन हमारी आंसर राइटिंग स्किल जो है वो भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो 2 क्वेश्चन हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में जो पहला क्वेश्चन था, देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट में भी अगर आप इस बार देखें तो 10 मार्क्स एंड 15 मार्क्स यानी 25 नंबर जो हैं वो इस बार इस पर्टिकुलर सेक्शन से आए हैं। कभी कभी एक ही क्वेश्चन आता है जो 15 मार्क्स का, 250 वर्ड का एक ही क्वेश्चन होता है, लेकिन इस बार हमें 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट का वेटेज जो है वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि कई बार 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं,
कभी कभी एक ही पूछ लिया जाता है, कभी कभी दो पूछ लिए जाते हैं। इस बार भी दो क्वेश्चन यानी 25 मार्क्स जो है वो हमें पर्टिकुलर डिजास्टर मैनेजमेंट वाले पार्ट से देखने को मिल रहे हैं। इस पेपर का 10% पार्ट जो है अकेला ये कवर कर रहा है। Explain the mechanism and occurrence of cloudburst in the context of the Indian subcontinent. Discuss two recent examples. भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में बादल फटने की क्रियाविधि और घटना को समझाइए। हाल ही के दो उदाहरणों की चर्चा कीजिए। देखिए बादल फटना क्या होता है, हम जानते हैं कि 1 घंटे के अंदर 100 सेंटीमीटर बारिश जो है वो अगर हो जाए किसी स्थान पर तो बादल फटने की स्थिति जो है वो कहलाती है, क्लाउड बर्स्ट की स्थिति जो है वो कहलाती है। डिजास्टर मैनेजमेंट में हमने अच्छे से पढ़ा है, जो बच्चे मेरे साथ डिजास्टर मैनेजमेंट में थे वो बताएंगे कि क्या हमने इसके बारे में डिस्कशन अच्छे से किया था या नहीं किया था। ठीक है, और उसके बाद तो बादल फटने की क्रियाविधि क्या होती है, मैकेनिज्म क्या होता है, उसको हमें यहाँ एक्सप्लेन करना है। उसके बाद इंडियन मैकेनिज्म और अकरेंस जो है वो बताना है, और स्पेशली इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर भारतीय उपमहाद्वीप जो है उसके अंदर ये क्रियाविधि जो है वो किस प्रकार से काम करती है ये हमें बताना है। क्रियाविधि कैसे काम करती है, जनरली बादल जो है, बादल काफी ज्यादा हाइट पर होते हैं, काफी ज्यादा ऊंचाई पर होते हैं, वहां पर टेम्परेचर कम होता है, तापमान कम होता है, और ऐसा कोई कारण जिसकी वजह से उनको ज्यादा तापमान मिल जाए, ज्यादा टेम्परेचर मिल जाए, तब वो पानी जो काफी कम तापमान पर है, काफी कम टेम्परेचर पर है, उसको अगर किसी कारण से ज्यादा टेम्परेचर मिल जाए, ज्यादा तापमान मिल जाए, तो वो पानी जो है वो जल्दी से लिक्विड फॉर्म में आकर के, तरल अवस्था में आकर के बहुत स्पीड से गिरने लग जाएगा। उसे हम बादल फटने की अवस्था, क्लाउड बर्स्ट की कंडीशन जो है वो कहते हैं। और क्लाउड बर्स्ट जब होता है तो फ्लैश फ्लड्स की स्थितियां बन जाती हैं, बहुत तेज बाढ़ जो है, तीव्र बाढ़ जिसे हम कहते हैं, वो तीव्र बाढ़ की स्थितियां बन जाती है, और उसके अंदर बहुत सारा जान माल का नुकसान, हमें आर्थिक नुकसान भी देखने को मिलता है, और बहुत सारी जानें भी हमको जाती हुई दिखाई देती हैं। ये इसके कुछ प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन की डिमांड है कि दो रिसेंट एग्जाम्पल बताइए। अब यहाँ पर दो रिसेंट एग्जाम्पल जब हमें पूछा है और यहाँ पर एक वर्ड यूज कर लिया, सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो भारतीय उपमहाद्वीप भारत के अंदर की ही स्थिति हम बताएंगे कि भारत में रिसेंटली क्लाउड बस्ट की स्थितियां जो है वो हमें उत्तराखंड में देखने को मिली है। रिसेंट का मतलब ऐसा नहीं है कि आज पेपर हुआ है तो आज से 10 दिन पहले का ही बताना है या 1 महीने पहले का ही बताना है। आप रिसेंटली प्रीवियस हिस्ट्री में 2 5 साल 10 सालों में जो हुआ है उन्हें भी कोट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा, उस समय पर याद नहीं आ रहा, लेकिन रिसेंटली ऐसा कुछ हुआ है तो आप उसे बता सकते हैं। और आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर दो उदाहरण देते हुए कि उत्तराखंड में बार बार हमें देखने को मिलता है, तो उत्तराखंड में ऐसी स्थितियां बार बार बनी है। और रिसेंट हिस्ट्री में अगर हम देखें, अभी अभी के इतिहास में अगर हम देखें, तो ये क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रही हैं, क्योंकि गर्म हवाओं की जो बढ़ने की टेंडेंसी है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हवाएं, गर्म हवाएं जो है वो बादलों तक आसानी से पहुंच जा रही है, और ऐसी स्थितियां, क्लाउड बर्स्ट की स्थितियां जो है वो हमें ज्यादा अब देखने को मिल रही है। रिसेंट हिस्ट्री के अंदर, अभी अभी के इतिहास के अंदर हमें बार बार देखने को मिल रही है। और पिछले 10 सालों में अगर हम देखें तो बहुत सारी क्लाउड बर्स्ट की स्थितियां हम देख चुके हैं। एक तरीका तो क्लाउड बर्स्ट का ये होता है, दूसरा एक और कारण होता है इक्वेटर के आसपास, भूमध्य रेखा के आसपास नीचे से गर्म हवाएं जो है वो ऊपर उठ के जाती हैं, जिनको हम कन्वेक्शन करंट्स कहते हैं, संवहनीय धाराएं कहते हैं। और उन संवहनीय धाराओं, कन्वेक्शन करंट्स की वजह से ऊपर बादल जो है उनको एकदम से गर्म हवा जो है वो मिलती है, और उसकी वजह से वो और ज्यादा बारिश जो है करने लग जाते हैं। तो क्लाउड बर्स्ट की स्थितियां वहां भी देखने को मिलती है। लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट जब क्वेश्चन पूछा गया है, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कन्वेक्शनल करंट वाला जो प्रोसेस है वो हमें कम देखने को मिलता है। जो माउंटेनियस रीजन वाला जो कंडीशन होती है, पर्वतीय क्षेत्रों में जो क्लाउड बर्स्ट की स्थितियां देखने को मिलती है, वो ज्यादा हमें देखने को मिलती है। तो हम ज्यादा फोकस करके उसी पर चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ऐसा क्यों होता है, भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसा क्यों होता है। और फिर रिसेंट हिस्ट्री के दो एग्जाम्पल जो जनरली हमें उत्तराखंड के अंदर ही देखने को मिलते हैं, तो उत्तराखंड वाले उदाहरण जो है, अभी अभी रिसेंटली क्लाउड बर्स्ट हुआ था तो हम उसे कोट कर सकते हैं, या हम पुराना जो केदारनाथ वाला जो हादसा था 2013 वाला, उसे भी यहाँ पर कोट कर सकते हैं। इस तरीके से हम 150 वर्ड्स के अंदर 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। बात क्लियर है? हिमाचल प्रदेश में भी होता रहती है ऐसी घटनाएं, और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी ऐसी स्थितियां हमें देखने को मिलती हैं। अभी हमें अमरनाथ के अंदर देखने को मिला था, तो वो सारी चीजें जो है वो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं।
चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सप्लेन द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ कोस्टल इरोजन इन इंडिया, व्हाट आर द अवेलेबल कोस्टल मैनेजमेंट टेक्निक्स फॉर कॉम्बेटिंग द हजार्ड। सबसे पहले तो कोस्टल इरोजन को समझाना है, तटीय अपरदन क्यों होता है। तटीय अपरदन होने के पीछे पहला कारण होता है समुद्र की जो स्वाश एंड बैक स्वाश जो होता है, समुद्र की जो तरंगे आती हैं वो आकर के टकरा करके, सी वेव्स जो है आकर के तट से टकरा करके वापस जाती है, फिर आती है, फिर जाती है, फिर आती है, फिर जाती है। इसकी वजह से इरोजन होता रहता है। इसके अलावा हाई टाइड एंड लो टाइड, उच्च ज्वार निम्न ज्वार की स्थितियां जो होती हैं वो इरोजन करती हैं, अपरदन की स्थितियों को लेकर के आती हैं। इसके अलावा फ्लड्स, बाढ़ की स्थितियां जो होती है, नदियों के अंदर जब बाढ़ आती है तो नदियों के अंदर ज्यादा पानी आता है और वो ज्यादा पानी जो है वो कोस्टल एरिया के अंदर इरोजन करता हुआ, तटीय क्षेत्रों में अपरदन करता हुआ हमें दिखाई देता है। ये कुछ स्थितियां हैं जिनकी वजह से कोस्टल इरोजन, तटीय अपरदन जो है वो हमें देखने को मिलता है। हम विथ डायग्राम कुछ डिटेल्स, 4-4, 5-5 लाइन, अगर 40-50 वर्ड जो हैं वो हम हर एक के बारे में लिखेंगे, तो वैसे ही हम 3 कंडीशन, 4 कंडीशन भी अगर लिखेंगे तो हम आराम से 150 वर्ड्स के आसपास तो पहुंच ही जाएंगे। 40-40 वर्ड्स अगर आपने 4 कारणों में भी लिखे तो 160 वर्ड्स जो है वो आपके ऑलरेडी हो चुके हैं। अब आपको अगले 100 वर्ड्स पर फोकस करना है, जिसके अंदर आपको लिखा गया है कि व्हाट आर द अवेलेबल कोस्टल मैनेजमेंट टेक्निक्स फॉर कॉम्बेटिंग द हजार्ड। कोस्टल मैनेजमेंट की क्या तकनीकें हैं, क्या तरीके जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। राजस्थान में भी क्लाउड बस्ट, हाँ बिल्कुल, राजस्थान में भी क्लाउड बस्ट की स्थितियां थी। उदयपुर में 92 mm बारिश हो गई थी 1 घंटे के अंदर। 8 mm और हो जाती तो 100 mm की स्थितियां जो है वो फुलफिल हो जाती, क्लाउड बस्ट की स्थिति फुलफिल हो जाती। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। अब यहाँ पर पूछा है कि कोस्टल मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या हो सकती है। कोस्टल मैनेजमेंट टेक्निक्स में हम पहला काम जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं मैंग्रोव्स। ज्यादा से ज्यादा मैंग्रोव का हमने 2004 की सुनामी में भी देखा ही है कि मैंग्रोव्स की प्रेजेंस जो है वो सुनामी के इफेक्ट को कम कर देती है, सुनामी का जो प्रभाव था उसको कम कर देती है। सुनामी की वजह से जो कोस्टल इरोजन होता है, तटीय अपरदन होता है, उसको कम कर देती है। तो हमें पूछा ही है कि कोस्टल इरोजन को कैसे कॉम्बैट किया जाए, तो उसके अंदर हम लिखेंगे कि मैंग्रोव्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाए, मैंग्रोव्स, तटीय क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा मैंग्रोव्स का प्रयोग किया जाए। इसके अलावा वेजिटेशन को बढ़ाया जाए, वनस्पति को बढ़ाया जाए, वहां पर जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको बढ़ाया जाए, जैसे कि नारियल के पेड़ जो होते हैं उनको बढ़ाया जाए। रिसेंटली नारियल के पेड़ जो है वो लगाए जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लगाए जा रहे हैं। तो ऐसी सारी चीजें जो करंट अफेयर्स में आपको दिखाई दे रहा है, जो तरीके अपनाए जा सकते हैं, जो हम पढ़ते हैं जीएस की स्टडी में, वो सारी चीजें यहाँ पर हमें मेंशन करनी रहेगी और हमारा आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। देखिए जनरली जो 250 वर्ड्स के क्वेश्चन होते हैं उनमें 2-3 क्वेश्चन मिक्स हो जाते हैं, तो आपको ये टेंशन कभी नहीं रहेगी कि वर्ड्स जो है मुझे कम आ रहा है। 250 वर्ड्स का क्वेश्चन है लेकिन मुझे 100 वर्ड्स ही याद आ रहे हैं या 150 वर्ड्स ही याद आ रहे हैं। 150 वर्ड्स के क्वेश्चन में एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक ही पॉइंट को पूछ लिया जाता है, और 250 वर्ड्स में जनरली 2 क्वेश्चन जो है कंबाइन होकर के आ जाते हैं, जुड़ करके आ जाते हैं। तो आप आसानी से 250 वर्ड्स जो है यहाँ पर पूरे कर सकते हैं। राइट। हाँ, टेरेस फार्मिंग जो है उनको अपनाया जा सकता है, एफोरेस्टेशन जितना हम लगा सकें वो कर सकते हैं। और हाँ, गवर्नमेंट स्कीम्स भी लिख सकते हैं, बिल्कुल गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स यहाँ पर अप्लाई करी है। हालांकि क्वेश्चन की डिमांड ऐसी नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर दी अवेलेबल कोस्टल मैनेजमेंट टेक्निक्स फॉर कॉम्बेटिंग दी हजार्ड। क्वेश्चन की डिमांड यही है कि इस खतरे का मुकाबला करने के लिए उपलब्ध तकनीकें क्या है, तटीय प्रबंधन की तकनीकें हमारे पास क्या हैं। क्या है तकनीकें पूछा है उन्होंने, प्रयास नहीं पूछा, इनिशिएटिव्स नहीं पूछा है। तो हम इनिशिएटिव्स पर कम फोकस करेंगे, जो प्रयास है उन पर कम फोकस हमारा रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं, जो स्कीम्स हैं, वो नहीं पूछे हैं इन्होंने। टेक्निक्स पूछी है, तरीके कौन कौन से होने चाहिए, वो तरीके क्या है जिनसे कि तटों का अपरदन जो है वो रोका जा सकता है। तो तटों का अपरदन रोका जा सकता है जैसे कि ज्यादा से ज्यादा अफॉरेस्टेशन करके, वनीकरण करके। अब वनीकरण से, तटों के वनीकरण से रिलेटेड अगर कोई गवर्नमेंट इनिशिएटिव है तो आप उसको एक लाइन के अंदर मेंशन कर सकते हैं कि सरकार जो है ये वाले प्रयास के तहत या ये वाली स्कीम के तहत इस प्रकार से तटों के अपरदन को रोकने का प्रयास करिए। ये साथ में लाइन आप वहां पर कोट कर सकते हैं। लेकिन मेन डिमांड जो है वो टेक्निक की ही है। क्वेश्चन के अंदर साफ साफ लिखा है टेक्निक क्या है या तकनीकें क्या है, तो हमको उस पर ज्यादा फोकस करना है।
अगर आप ज्यादा गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स पर फोकस करेंगे तो ये आपकी गलती होगी, ये आपकी बेवकूफी होगी, क्योंकि यूपीएससी ये साफ साफ देखेगी कि आप शब्दों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं, जो अपनी इच्छा हो रही है वो लिख रहे हैं, जो चीज हमने पूछी है, जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको फुलफिल नहीं कर रहे हो, जो हम जानना चाहते हैं वो नहीं बता रहे हो, और आसपास की 10 चीजें भले ही बताओ उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, तो वो वाली स्थिति आपका इंप्रेशन जो है सामने वाले एग्जामिनर पर फिर गलत चला जाएगा। तो जो क्वेश्चन की डिमांड है स्टिक रहें, उसी पर टिके रहें, वो ज्यादा अच्छा है। बीच बीच में आप मेंशन कर सकते हैं, अगर वो क्वेश्चन की जो आप लिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जस्टिफाई करने के लिए अगर आपको जरूरत है कि मैं किसी गवर्नमेंट स्कीम को लिखना चाहता हूँ या इनिशिएटिव को लिखना चाहती हूँ जो यहाँ पर जस्टिफाई करता है आंसर को, तो आप बिल्कुल जरूर लिखिए उसे। जैसे कोस्टल मैनेजमेंट एक्ट जो है वो कहता है कि ज्यादा से ज्यादा वनीकरण जो है, एफॉरेस्टेशन जो है वो होना चाहिए, तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं जब आप वनीकरण की बात कर रहे हैं, एफॉरेस्टेशन की बात कर रहे हैं। राइट। तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कि यूपीएससी क्या चाहती थी, क्वेश्चंस की क्या डिमांड थी, और जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनको बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार से लिखें, क्या अप्रोच हमारी होनी चाहिए, किस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। आप अब मेरे ख्याल से जिन बच्चों को आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही होगी कि हम इस क्वेश्चन का क्या आंसर लिखें, कैसे लिखें, आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब मेरे ख्याल से आपको प्रैक्टिस में इन सब के आंसर जो हैं वो लिख लेने चाहिए, जो अब फ्यूचर में अटेम्प्ट देने वाले हैं उनको अभी प्रैक्टिस के दौरान इन सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है वो लिख लेने चाहिए, अगर ये पढ़ लिए हैं सब्जेक्ट, बिना पढ़े नहीं करना है। अगर आपने ये सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं, आपको इन सब्जेक्ट्स की अच्छी नॉलेज है और फिर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपको अप्रोच क्या होनी चाहिए ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो अब आप उसको आसानी से, कुछ बच्चे कह रहे थे कि एनसीईआरटी की क्लास है तो फिर इसमें ये सब क्या चल रहा है, ये एनसीईआरटी में ही आएगा, ये सब कुछ जो है एनसीईआरटी में ही हम पढ़ते हैं, और इसको आगे आपको जब आंसर लिखना पड़ेगा तब ये सब कुछ काम आएगा जो आज मैंने आपको बताया है। चलिए, तो अब मैं कुछ अनाउंसमेंट जो हैं उनके बारे में बात कर लेता हूँ, फिर हम सेशन को एंड करते हैं। अभी एनसीईआरटी का जो एडवांस बैच है वो अभी चल रहा है, स्टार्ट हो चुका है। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं अभी कर लीजिए, आपको दो आसान किस्तों में जो है ये मिल जाएगा, 2600 2600 की दो आसान किस्तों में ये बैच जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। हमारी जो ऐप है ओजांग एडू ऐप जो है, आप उस पर जा करके देख सकते हैं। जिन बच्चों ने नहीं डाउनलोड करी है या जो नहीं जानते हैं वो इस ऐप पर जाकर के, ओजांग एडू ऐप पर जाकर के देख सकते हैं कितनी क्लासेस चलती है। फ्री प्रीव्यूज जो है, डेमो क्लासेस जो है वो भी अवेलेबल है, आप उनको भी देख सकते हैं। और जिन बच्चों को ज्योग्राफी ऑप्शनल प्रिपेयर करना है, जो ऑप्शनल के लिए जाना चाहते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए, वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल जो है वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, और फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए कुछ डिस्काउंट भी है। मात्र 20,000 रुपये में, 20,000 रुपीज़ में ये कोर्स जो है वो आपको मिल रहा है। ओजांग सर की क्लासेस जो हैं वो भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती है। लाइव क्लासेस अगर आप लेना चाहते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल की तो मेरे साथ में यहाँ पर जुड़ सकते हैं। और एक जो स्पेशल अनाउंसमेंट है जो सिर्फ आज और कल के लिए है, सॉरी, करंट अफेयर्स का बैच जो है वो कुसुम मैम की तरफ से आप लोगों के लिए प्रेजेंट है। बहुत ही नॉमिनल फी में ये कोर्स है। जो बच्चे करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये कोर्स जो है वो अवेलेबल है। एंड स्कॉलरशिप टेस्ट जो है, एनसीईआरटी स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो आप सभी का 25 सितंबर 2022 को लाइव होगा शाम को 7 बजे, यानी कल शाम, रविवार शाम 7 बजे जो है आप इससे जुड़ सकते हैं। हमारी ऐप है ओटीपी, ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस ऐप जो है, उसके ऊपर ये टेस्ट होगा, आप इससे जुड़ सकते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट है, यानी आपको अगर आप अच्छे मार्क्स लाएंगे तो डेफिनेटली एनसीईआरटी बैच जो है वो आपको फ्री में अवेलेबल हो पाएगा। जो हमारा एनसीईआरटी बैच है वो आपको फ्री में हो जाएगा। और मंडे को 12 बजे ओजांग सर की जो क्लास होगी उसमें रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा। तो कल शाम को इस स्कॉलरशिप टेस्ट से जुड़ना ना भूलें। या जो भी बच्चे जो इंस्टीट्यूट के हैं, जो इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए नहीं हैं, ये सभी के लिए है, सभी इससे जुड़ सकते हैं, ये टेस्ट जो है वो दे सकते हैं। बस आपको हमारी जो ऐप है ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस ऐप है, एक डेडिकेटेड ऐप है जिसके ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं प्रैक्टिस के लिए मिलते रहते हैं। वहां पर आपका टेस्ट होगा और उस टेस्ट का पहले से आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा लें। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ले लेगी, किस प्रकार से ओटीपी ऐप पर हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, किस प्रकार से हम जो है इस टेस्ट को दे सकते हैं, किस प्रकार से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आप इन दिए हुए नंबर पर जा करके ले सकते हैं।
चलिए तो आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो भी दी है, और जो पेपर आया था हमारा जीएस पेपर 3 जो आया था उसको अटेम्प्ट करने की हमारी क्या अप्रोच रहनी चाहिए वो भी मैंने आपको समझा दी है। जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा है उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी, वो समझ गए होंगे कि अब आंसर में क्या करना था। हो सकता है जिन बच्चों ने इस साल एग्जाम दिया हो बहुत अच्छा भी किया होगा, कि जिन्होंने गलतियां भी करी होंगी तो कहाँ गलतियां करी वो भी उनको जानने को यहाँ पर मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। थैंक यू एवरीवन।